हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आई एस इन पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। कुछ लास्ट टॉपिक बस हमें इसका जो डिस्कस करना है वो है एक विजुअल सोर्सेज का टॉपिक, और इसके बाद है एक कंक्लूजन का पैराग्राफ। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर के अंदर हर एक लाइन, हर एक आस्पेक्ट, हर एक शब्द के बारे में जितना आपको जानना चाहिए था, जितना बुक में दे रखा था, उससे ज़्यादा ही बताने की कोशिश करी है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था ये, लेकिन इसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे उसके अंदर आपका जो पेलियोलिथिक एज वगैरह है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन, मॉडर्न एम्पायर, और मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वो वाले चैप्टर्स ऐसे हैं कि उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बेस जो हमने उसका एनसीईआरटी, तमिलनाडु एंड पूनम दलाल दहिया की बुक से जो बना रखा है, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें गिवन होंगी आने वाले चैप्टर्स के अंदर, सिर्फ आपको उतनी ही प्रिपेयर करनी है। तो नेक्स्ट चैप्टर से आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं आने वाला। ये वाला चैप्टर ऐसा था, मतलब अभी तक ये जो बुक चल रही थी, जो पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था और ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी तरीके से जो हम एक जगह पर कंसोलिडेटेड वे में, चाहे हमारी कोई सी भी बुक हो उसके अंदर हम जैसे लिटरेरी सोर्सेज हो गए, या फिर कॉइन्स के बारे में न्यूमिस्मेटिक स्टडी हो गई, या फिर अदर एस्पेक्ट्स के बारे में जैसे जो स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, मैथोलॉजिकल बुक्स हो गई लाइक गीता, रामायण, महाभारत, उसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, और ये चैप्टर इन जर्नल था भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा। जैसे इंट्रोडक्शन वाला जो पहला चैप्टर था वो तो एकदम यूनिक था, एकदम नई इंटरप्रिटेशन थी उसकी, नई एनालिसिस थी। इस वाले चैप्टर के अंदर नई एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के साथ लेंदी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था, बट कोई बात नहीं, हमारा उससे फ़ायदा ही हुआ। और इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो आपके जो जर्नल हिस्ट्री, जैसे आप जहाँ से अपनी एनसीईआरटीज़ को शुरू करते हो, जैसा आप जानते हो कि पुराने ज़माने के अंदर इंसानों ने पत्थरों को रगड़कर आग बनाई थी, पत्ते लगाकर वो घूमते थे, धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन बने, उनके क्या क्या टूल्स वगैरह थे। तो वहाँ से आपकी नॉर्मल हिस्ट्री की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं, उसके बाद हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये बुक उसके बाद जल्दी वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव तो हर एक चैप्टर की लाइन टू लाइन, जैसे जो हमारी फितरत है, हम वैसे ही डिस्कस करा करेंगे। मेन चीज़ों के ऊपर जो आज तक हमने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाया करेंगे एनालिसिस के लिए। बाकी सबको गो थ्रू करेंगे बस एक सिंगल रीडिंग देकर। ओके, तो यहाँ पर विजुअल सोर्सेस के टॉपिक के अंदर राइटर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजुअल सोर्सेज के बारे में जो कंटेंट है, उपेंद्र सिंह मैम ने बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी का लिख रखा है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए बस मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। कुछ नई चीज़ें भी नहीं है इसके अंदर वैसे तो, ना ही कोई नई एनालिसिस है, ना ही कोई आपको नई चीज़ मिलने वाली है। बस एक बार के लिए फॉर्मेलिटी के लिए सुन लो, कुछ हिट कर जाए, कुछ क्लिक कर जाए तो वो आपके काम आ जाएगा। वैसे इस चैप्टर हमारा लास्ट लेक्चर में वैसे ख़त्म हो चुका था। इसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर गिवन और जो कंक्लूजन है वो बहुत ही वाहियात क्वालिटी की है। इस बुक की सबसे बुरे जो 2 पेजेस मेरे को लगे वो विजुअल सोर्सेज और कंक्लूजन वाले लगे। एकदम घटिया लो क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या कह रही है मैम, एक बार हम पढ़ लेते हैं ज़रा इसको। जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि जब ये बुक आप पढ़ोगे, आने वाले और ज़्यादा पेजेस एंड चैप्टर्स को आप कवर करोगे, तब आपको अच्छे से बताया जाएगा विजुअल सोर्सेज के बारे में कि कैसे विजुअल सोर्सेज हमारे भारत के अंदर एक रिच ट्रेडिशन को डिनोट करते हैं, उसके साथ साथ एक एवोकेटिव ट्रेडिशन को डिनोट करते हैं। एवोकेटिव मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुनकर, पढ़कर, देखकर आपका मन उत्साहित हो जाए, आपको फीलिंग आए, वाओ ये मैंने क्या जान लिया, उसको हम एवोकेटिव फीलिंग कहते हैं। तो ये एवोकेटिव फीलिंग और रिचनेस की बात जो यहाँ पर करी जा रही है, ये प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को बताते हुए करी जा रही है कि वहाँ पर पुराने ज़माने के अंदर कौन कौन सी जो पेंटिंग्स थी जो लोग बनाते थे, और अलग अलग प्रकार के जो स्कल्पचर्स लोगों ने बनाए हैं, उनसे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कल्पचर्स, अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी थीम्स पर आधारित होते थे। जैसा कि इस टॉपिक में आगे चलकर आपको पता लगेगा कि रिलीजियस थीम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हैं एंशियंट और मेडिवल इंडिया के स्कल्पचर्स में भी और स्ट्रक्चर्स में भी। तो अगर हम भारत की आर्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं,
ये अलग अलग वक्त और ज़माने में चेंज होती हुई चली आई है, एंशंट से मेडिवल, मेडिवल से मॉडर्न। और हिस्टोरियंस इन विजुअल सोर्सेज को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं हिस्ट्री के लिए। अब ये जो टॉपिक है ये कहने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर राइटर ने खुद एक्सेप्ट करा है कि इसके बारे में डिटेल्ड आस्पेक्ट जो है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बीतते चले जाएंगे तो स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक विजुअल आर्ट के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। जैसे हम पूनम दलाल दहिया में देखते हैं, या हम एनसीईआरटी या तमिलनाडु से हिस्ट्री करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हम पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज के बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर हम केव पेंटिंग्स की बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन हम सील्स एंड सीलिंग्स वगैरह की बात करते हैं। हम टेराकोटा आर्ट्स की बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मौर्यन एम्पायर हम अशोका के जो पिलर एडिट्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, जैनिज्म हम सांची स्तूपा और उसके जो गेटवेज हैं उस पर जिस प्रकार की कार्विंग्स बनी हुई है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वो विजुअल सोर्सेज हैं जो कि स्पेसिफिक रेलिवेंट जगह पर जिस ज़माने की, जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं उसके साथ रिलेट करते हुए पढ़ें तो हमें ज़्यादा बेटर इंटरप्रिटेशन मिल सकती है। ठीक है, फिर हमें आगे ये बताया जा रहा है कि हम जिस चीज़ को एंशियंट इंडियन आर्ट कहते हैं तो ये सिर्फ नॉर्मल कोई एक आर्ट नहीं होती है। एंशियंट इंडियन आर्ट में आपको जो थीम देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वो ज़्यादातर रिलीजियस थीम देखने को मिलती है। और उन रिलीजियस थीम को समझने के लिए हमें एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वक्त और ज़माने को समझना पड़ेगा। वहाँ पर किस प्रकार के राजा थे, वो पैट्रोनेज अपनी किस प्रकार की करते थे, मंदिर वगैरह कैसे बनवाए उन्होंने, फंडिंग्स कैसे दी, क्या फंडिंग सिर्फ राजाओं ने दी या फिर मर्चेंट्स वगैरह ने, या फिर लोगों ने मिलकर भी चंदा इकट्ठा करके कुछ बनवाया। हमें उन स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, टेम्पल गेटवेज, टेम्पल की दीवारों के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्या डोनर का नाम ज़्यादा है या फिर जिन आर्टिस्टों ने उनको बनाया, उन पेंटिंग्स वगैरह को, उन स्कल्पचर्स को, उन स्ट्रक्चर्स को, उनका नाम ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आर्ट एक अलग चीज़ है और जो क्राफ्ट है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत थिन है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिवाइडिंग लाइंस, आर्ट और क्राफ्ट को टर्मिनोलॉजी वाइज तो अलग अलग करा जा सकता है लेकिन डिफरेंस इज़ वेरी फ्लूइड इन नेचर। हमें भीमबेटका के अंदर जो रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, हड़प्पा की अगर हम ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की बात करें, सांची स्तूपा में जो उसके गेटवेज हैं, उसके रिलेक्स की, उसके रिलीफ स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, या चंद्रकेतुगढ़ के अंदर मिलने वाले टेराकोटा स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, इन सब को आर्टिस्टों ने बनाया था जो कि अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अलग अलग चीज़ों पर अपने आर्ट को उतारा और कभी कभार आर्ट जो है वो अलग अलग लोगों की डिमांड के बेसिस पर बनाए गए या फिर अलग अलग पर्पस की बेसिस पर बनाए गए। क्लाइंटेल का मतलब होता है कि जो कस्टमर आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है। यहाँ पर इसको ऐसा मत समझना कि किसी को बेचने के पर्पस से लोग पुराने ज़माने में आर्ट या क्राफ्ट का वर्क करते थे। क्राफ्ट का वर्क फिर भी चलो ऐसा हो सकता है कि मटके घड़े वगैरह जैसे लोग बनाते थे तो वो बेचते भी होंगे जब इकॉनमी वगैरह का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर हम बहुत पुराने एंशियंट टाइम की बात करें तो भीमबेटका की रॉक आर्ट पेंटिंग्स, जो रॉक की जो पेंटिंग्स हैं, जो पैनल्स पर जो ड्राइंग्स बनाई गई हैं, तो उसका सिंबॉलिज्म ऐसा हो सकता है जैसा कि हमने इस चैप्टर के अंदर और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम जनरली जानते रहते हैं कि अगर लोग शिकार वगैरह करने गए हुए हैं और घर पे लोग जो पीछे छूट गए हैं, या फिर फ्री टाइम के अंदर जो पूरी की पूरी जो फैमिली के जो लोग हैं, तो अब वो अपना वक्त कैसे काटें। उस टाइम पर तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ये सब तो चलता नहीं था, तो वो अपना जो टैलेंट है, जो फ्री टाइम है, वो उसको टैलेंट के तौर पर दिखाते थे पेंटिंग्स वगैरह बनाकर, जो कि वो रियल सीन्स देखते थे या जैसा उनसे बन पाता था वो मल्टीपल नेचुरल कलर्स, जो कि फूल पत्तियों को तोड़कर उनको घिसकर उनका रस निकाल कर उनको जो भी कलर वगैरह मिलते थे उससे वो फ्री टाइम में अपने केव्स पर, अपने रॉक्स पर पेंटिंग वगैरह करा करते थे। और ये जो पर्पस है पेंटिंग वगैरह करने का, क्राफ्ट का सामान बनाने का, जैसे जैसे वक्त और ज़माना बीतता हुआ चला गया तो इसका पर्पस भी चेंज हो गया। आगे चलकर जो क्राफ्ट का सामान था, जब इकॉनमी आगे बढ़ी तो वो बिकने भी लगा। इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड दे रखा है क्लाइंटेल, इसलिए दे रखा है। क्लाइंटेल का मतलब होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि आप एक पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड को मीट करते हो। आपके मल्टीपल क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं आपके पास, आप एक दुकान चलाते हो या कोई भी काम धंधा करते हो, और वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके काम की डिमांड है मार्केट के अंदर। तो बड़े सारे जो एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट हैं उनके क्या नाम थे,
उन्होंने वो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म क्यों ही बनाया, हमें इसके बारे में तो नहीं पता, उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस है। बस जो उनका काम है वो हमें सामने देखने को मिलता है, हमें उनका नेम भी नहीं पता है। ठीक है। आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं लोगों ने आगे चलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास भी करी। ये हम ऐसे कह सकते हैं बिकॉज अगर हम पेलियोलिथिक एज से बात करना शुरू करें, वहाँ से लेकर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलसिला होता है, वहाँ पर ये जो डिफरेंट तरीके के जो आर्ट वर्क्स हैं ये रिफाइन होते हुए चले गए। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों जनरली हम प्रोटो शिवा सील की बात करते हैं, राइट, जिसको हिस्टोरियंस कुछ कुछ नाम देते हैं। पशुपति सील है ये एक, जहाँ पर एक मैन जो है उसके ऊपर एक हेड गियर बंधा हुआ है और वो एक मेडिटेशन मुद्रा के अंदर बैठे हुए एक पर्सन को डिनोट करता है, जहाँ पर आसपास बड़े सारे एनिमल्स भी हैं। और जब ये इमेज रिफाइन होती है तो हिस्टोरियंस उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं कि ये भगवान शिव की जो है वो एक इमेज है। ओके। अब इस चीज़ को हम पुख्ता सबूत के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक रेफरेंस, एक स्टोरी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक स्किल्स धीरे धीरे करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती ही चली गई। और कभी कभार इन आर्ट एंड क्राफ्ट को जो प्रैक्टिस करने वाले जो प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने अपने आप को गिल्ड्स में भी ऑर्गेनाइज करा कि ताकि ये जो किसी चीज़ की एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर्ट क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, स्ट्रक्चर्स, वो प्रोफेशनल लोगों के हाथ में रहे। और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जब वो पहुँचे तो नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी वो प्रोफेशनल होने चाहिए। तो जो आर्टिस्ट जो थे और जो आर्टिसंस थे, आर्टिसन मतलब कारीगर, वो काफ़ी ज़्यादा पेरीपैटिक थे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे आर्टिस्टिक अपने वर्क के लिए। और अलग अलग जो पैटर्न्स जो थे, जो सपोर्टर्स थे इन आर्ट वर्क के, वो इन आर्ट वर्क को एग्जीक्यूट भी करवाते थे विच कट अक्रॉस रिलीजियस बाउंड्रीज, यानी कि सभी आर्ट वर्क का जो एंगल है, जो उसका पर्सपेक्टिव था, सभी आर्ट वर्क का, विजुअल आर्ट वर्क का पर्सपेक्टिव रिलीजियस नेचर का नहीं था। कुछ कुछ हमें आर्ट वर्क सेकुलर नेचर के भी देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया ऑल्सो एंड मेडिवल इंडिया ऑल्सो। तो हिस्ट्री जो रही है भारत के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, आर्किटेक्चर की, स्कल्पचर की, पेंटिंग की, प्राचीन भारत के इतिहास की आप चाहे बात कर लो या मध्यकालीन भारत के इतिहास की आप बात कर लो, तो वो हमें ये दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया से मेडिवल इंडिया तक आर्ट वर्क के अंदर एक लगातार कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ कुछ कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये आर्ट वर्क ऐसा नहीं है कि आपको एक रीजन तक सीमित देखने को मिलते हैं कि सिर्फ उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, पूर्व भारत के अंदर, पश्चिम भारत के अंदर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सिर्फ यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। हमें डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है इन आर्ट वर्क के अंदर। ठीक है। तो आर्ट जो है इट रिवील्स कल्चरली रूटेड एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्यूटी। कि आर्ट के जो दीवाने होते हैं बेसिकली उनका एक नज़रिया होता है कि वो आर्ट वर्क को क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। और अगर कोई पर्सन आर्ट एंड क्राफ्ट खुद से बनाना जानता भी नहीं है, उसके अंदर स्किल नहीं है, लेकिन लोग उसको निखारते हैं, लोग उस ब्यूटी को प्रेज करते हैं, लोग आर्ट से एक इंस्पिरेशन ड्राइव करते हैं और वो उसमें कुछ ना कुछ एक गहराइयाँ, एक कहानियाँ देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा आर्ट के जो दीवाने होते हैं, कुछ कुछ पेंटिंग्स पर सिर्फ ये ऐसी ऐसी 3 लाइन बनी हुई हैं, लेकिन देखने वाले को वो चीज़ समझ में आ गई कि यार ये क्या है। नॉर्मल 3 लाइन के मतलब वो एक छोटी क्लास का बच्चा जैसे कुछ है दीवारों पे कुछ बना रहा है, उसकी मम्मी उसको डांट रही है और कहीं दीवार के कोने पर घर में ऐसे 3 लाइन बनी हुई हैं। ऐसी ऐसी पेंटिंग्स जो हैं दुनिया में आज भी 30-30 करोड़ रुपए की बिकती हैं। लोग खरीदने वाले खरीदते हैं अगर उसके साथ एक आर्टिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है। वो आर्टिस्ट को बस अपनी एक फीलिंग बतानी होती है लोगों को, मैंने ये पेंटिंग क्यों बनाई, ये क्या चीज़ रिवील करती है, ये क्या बताना चाहती है। अब जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, मोनालिसा कोई एक असली की कोई एक लेडी, कोई औरत नहीं थी, वो पृथ्वी पर कभी भी नहीं थी। आर्टिस्ट के मन में आया तो उसने एक ऐसी लेडी बना दी कि जो सोच विचार कर रही है, उसके एक्सप्रेशन ऐसे, उसकी आंखें ऐसी। अब लोगों को आर्टिस्ट की बात समझ तो आई और उसके अलावा लोगों ने खुद से इंटरप्रिटेशन बना ली। तो मोनालिसा एक रिमार्केबल आर्ट है। जो कहते हैं ना, जो चीज़ बहुत कम होती है
वो हर बार नहीं बन सकती है, बहुत यूनिक है, सिंगल पीस है, मास्टर पीस जिसको हम कहते हैं। आर्ट वर्क में एक वर्ड यूज़ करा जाता है, मास्टर पीस। तो मोनालिसा की पेंटिंग मास्टर पीस है, ठीक है। तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है विद्या देहेजिया। ये कहते हैं कि अगर हम प्री मॉडर्न इंडियन आर्ट की बात करें, इसके जैसा आर्ट जो है या इसको मैच करने वाला आर्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में कोई भी दूसरा। क्योंकि यहाँ पर हमें जो है बड़े सारे स्कल्पचर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम प्रेस करते हैं। अब हम मतलब जो भी आर्ट के दीवाने हैं वो प्रेस करते हैं सेंसुअस ब्यूटी को, सेंसुअस ब्यूटी विद रिगार्ड टू द बॉडी ऑफ दैट स्कल्पचर, फिर चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो। अब जैसे राइटर अभी आपको क्या बताएंगे उस चीज़ को बताने के लिए, फॉर डिस्कशन को फर्दर लेकर जाने के लिए मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने यक्ष एंड यक्षिनी के बारे में सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया। दीदारगंज की यक्ष और यक्षिनी के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक मैं थोड़ा सा बड़ी इमेज आपको दिखाता हूँ उसकी। यहाँ पर इस स्कल्पचर के साथ जो जुड़ी हुई जो चीज़ है वो ये है कि इट हैज़ अ रिलीजियस कोनोटेशन। इसी वाले को देख लेते हैं। इट हैज़ अ रिलीजियस कोनोटेशन। यहाँ पर हमें धर्म के आधार पर, रिस्पेक्ट के आधार पर इस चीज़ को प्रेज करना है, ना कि इस बेसिस पर कि यार ये कैसी लेडी की किसी ने स्कल्पचर बना दिया, कमर पूरी दिख रही है, साड़ी पहनने की तमीज़ नहीं है, ब्रेस्ट पूरी की पूरी खुली हुई है, ज्वेलरी जानबूझकर ऐसे हाईलाइट करी हुई है लंबी कि लोगों की नज़र जो है वो ब्रेस्ट पर जाए, फिर भी चेहरे पर कितना प्रेस है, और पूरी की पूरी जो बैक है वो भी ऐसे बना रखी है जैसे कोई किसी को फिज़िकल इंटीमेसी के लिए अट्रैक्ट कर रहा हो। जैसे ये बैग देखो, वो भी पूरी की पूरी खुली हुई है, कोई यहाँ पर ऐसा कोई कपड़ा नहीं लपेटा गया है। लेकिन इसको हमें रिलीजियस कोनोटेशन के साथ देखना होता है। अब राइटर यहाँ पर आपको 3 वर्ड मीनिंग समझाएंगे। अब वो क्या है? एक वर्ड है सेंसुअस, दूसरा वर्ड है सेंसुअल, तीसरा वर्ड है एरोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर हमें ये कह रहे हैं कि जो प्री मॉडर्न इंडियन आर्ट है वो अनपैरेलल्ड इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हमें सेंसुअस बॉडीली स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। जो आर्ट वर्क है इट हैज़ अ सेंसुअस ब्यूटी इन डैट आर्ट वर्क। अब यहाँ पर सेंसुअस का मतलब क्या है? सेंसुअस का मतलब होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है कोई भी वो चीज़ जो कि एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग हो, देखने वाला देखते ही रह जाए और उसकी आंखें भौचक्की रह जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी आर्ट वर्क में अगर आपको कोई बॉडीली इमेज या बॉडीली फिगर देखने को मिल रहा है, उसको प्रेज करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिसने उसको बनाया है हम उसकी तारीफ तो करें ही करें, लेकिन इससे जो मीनिंग है वो हम कोई गंदा डिराइव नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये तो एक न्यूड मूर्ति है, यहाँ पर जो है ये कोई रिलीजियस कोनोटेशन वाली मूर्ति नहीं है, कौन से देवी देवता ऐसे नंगे घूमते हैं। हमें यहाँ पर जो है इसको क्रिटिसाइज नहीं करना होता है, और जो आंखों को प्लीज करे, जिसमें आप कुछ गंदा नहीं देख रहे हो, जिसमें सिर्फ आपकी जो आंखें। अब देखो सेंसुअस जो वर्ड है यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है। तो आप तो फिर ये कहोगे कि ऐसे तो यार कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल कोई देखे तो वो भी बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग है। लेकिन यहाँ पर हमें जो सेंसुअस वर्ड का मतलब समझना, उसको रिलेट करना है स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स के साथ। यहाँ पर हमें इसको एक सेक्स के साथ, सेक्सुअल डिजायर्स के साथ कनेक्ट करता हुआ या सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करता हुआ नहीं देखना है। यहाँ पर हम इसको फिजिकल प्लेजर के साथ नहीं देखना है। अगर आप आर्ट की तारीफ करते हो, आपकी नज़रों में वो इज्जत है आर्ट वर्क के लिए, जहाँ पर आप कुछ भी गंदा नहीं सोचते हो, आप सिर्फ प्रेज कर रहे हो कि ठीक है यार चीज़ें दिख रही हैं, इस लेडी का जो स्कल्पचर है वो ऐसा बनाया गया है। आप भले ही चाहे इसको रिलीजियस कोनोटेशन का नाम दो चाहे ना दो, कि आप ये बोलो कि ओके यार कोई बात नहीं, शी हैज़ अ ओपन बॉडी, जो क्लोथ है वो ब्रेस्ट के ऊपर पुट नहीं करा गया, ब्रेस्ट ओपन दिख रही हैं, ठीक है।
बैक भी पूरी ओपन दिख रही है, इट्स ओके, लेकिन बनाने वाले ने क्या बेहतरीन नक्काशी कर रखी है। अगर आप इस तरह की बातें करते हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट स्कल्पचर या स्ट्रक्चर इन सेंसुअस टर्म्स। अब यहाँ पर राइटर आपको ये बताना चाहते हैं कि ताकि पढ़ने वाले जैसे आपके और मेरे जैसे लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि सेंसुअस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड सेंसुअल। सेंसुअल का मतलब होता है जो भी चीज़ एमोरस हो। एमोरस का मतलब है समथिंग विच हैज़ टू डू विद द सेक्सुअल प्लेजर, समथिंग विच हैज़ टू डू विद द सेक्सुअल प्लेजर। अब जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जो खजुराहो टेम्पल है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ये जो खजुराहो टेम्पल है, यहाँ पर आपको जो स्कल्पचर्स हैं वो ज़रूर ऐसे देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर तो फॉरेनर्स भी आते हैं, और इस मंदिर में अगर आप कभी भी जाओगे, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, अगर आप यहाँ पर कभी भी जाओगे, यहाँ पर आपको इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियंस अगर गए भी हैं तो छुप छुपा कर गए होंगे घर वालों से। अब वहाँ के एमपी के जितने भी लोग इधर आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में जो रहते हैं वो तो अपने बेटे बेटियों को कभी भी ना जाने दें। अब शादी का रिश्ता करने के लिए अगर अरेंज मैरिज है तो जनरली दो फैमिलीज़ को अच्छा तभी माना जाएगा कि चलो आ जाओ जी, मुलाकात करते हैं मंदिर में। आप किसी से ये कह सकते हो कि अरेंज मैरिज देखने के लिए अगर आप किसी लड़की या लड़के को देखने जा रहे हो कि आ जाओ जी खजुराहो टेम्पल में मुलाकात करते हैं हम, बच्चों की फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहीं पे। तो यहाँ पर इस मंदिर को उस नज़रों से लोगों के द्वारा नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो आर्ट वर्क को प्रेज करना नहीं जानते हैं। ऐसे आर्ट वर्क को कई लोग सेंसुअल तरीके से देखते हैं, बट नॉट फ्रॉम सेंसुअस परस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ऐसे स्कल्पचर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स की तारीफ करने वाले लोग, उनके दिमाग में कोई सेंसुअल जो पर्सपेक्टिव है वो उत्पन्न नहीं होता है। दे सी इट with respect to that sensuous thing, that aesthetically pleasing thing. They will not see it के ये तो sexual poses के अंदर ये सब चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं जहाँ पर उल्टे सीधे मूर्ति बन रखी हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। ये चीज़ देखने वाले के नज़रिए के ऊपर है। और एक वर्ड और होता है इसी से मिलता जुलता, that is erotic। ठीक है, erotic वर्ड जो है it has stronger and direct connection with sexual desire। तो ये दो वर्ड सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल डिजायर को डिनोट करते हैं, एरोटिक एंड सेंसुअल, बट सेंसुअस वर्ड इज एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो आर्ट वर्क को हमें सेंसुअस सेंस ऑफ द टर्म्स में देखना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव कैसा है किसी भी आर्ट को या स्कल्पचर को देखने का। तो हमें जो इस प्रकार की बॉडीज जो एंशिएंट आर्ट में देखने को मिलती हैं, जैसे मैंने आपको यक्षिनी की बॉडी दिखाई स्कल्पचर के अंदर, ठीक है, चाहे वो किसी ऑर्डिनरी मैन की हो, विमेन की हो, गॉड्स एंड गॉडेसेस की हो, डेमी गॉड्स की हो, कोई सेंट्स की हो, यूजली अगर आप उसको सेंसुअस मान रहे हो तो वो आपके लिए ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, एस्थेटिकली प्लीजिंग होगी। किसके लिए? आपकी आंखों के लिए। फिजिकल ब्यूटी को एक तरीके से जब प्रेज करा जाता था तो उसके साथ ये भी देखा जाता था कि जो स्पिरिचुअल पावर है वो उसके साथ कैसी कनेक्टेड है, ठीक है। और कभी कभार इसको एसोसिएट करा जाता था पॉलिटिकल पावर के साथ भी, कि यहाँ पर जिस भी स्कल्पचर, जिस भी लेडी का स्कल्पचर किसी की, अब वो लेडी भी हो सकता है, मतलब लेडी भी हो सकती है या मैन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी फिजिकल ब्यूटी को पोर्ट्रे करा गया है, इस केस में हम चलो इसको फीमेल मान लेते हैं, यक्षिनी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम ये मानते हैं, हिस्टोरियंस ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, और टेक्सचुअल सोर्सेज भी हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ को और गहराई से जानने के लिए, कि लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ पर हमें इनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, ऐसे स्कल्पचर्स की, ऐसे स्ट्रक्चर्स की, जितनी हम देवी देवताओं की मूर्ति की इज्जत करते हैं। तो बॉडीली फॉर्म्स एंशिएंट इंडियन आर्ट में जिस प्रकार से आइडियलाइज करे जाते थे, जैसे वो बनाए जाते थे, तो हमें ये नहीं देखना है उसको, यहाँ पर साफ तरीके से बोल रखा राइटर ने, हमें उनको ऐसा नहीं देखना है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो ऐसे ही दिखते होंगे। क्योंकि जब भी किसी का स्कल्पचर या स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो उसको तो बहुत मेहनत के साथ, बहुत बारीक बारीक नक्काशियों के साथ बनाया जा रहा है।
तो हमें उससे ये अनुमान नहीं लगाना कि अच्छा पुराने ज़माने के लोग ऐसे दिखते होंगे, ऐसे उनके चेहरे होते होंगे, ऐसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते होंगे। अब राइटर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस बुक को आगे पढ़ते हुए आप ये भी सीखोगे कि जो भी मटेरियल एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जो भी आर्किटेक्चरल रिमेन्स हमें देखने को मिले हैं या स्कल्पचरल रिमेन्स जो हमें देखने को मिले हैं, कभी कभार वो हमें इंफॉर्मेशन इस बात की भी देते हैं, वो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स, अबाउट दोज आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस जो कि टेक्स्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अगर आप उसके लिए टेक्सचुअल सोर्सेज ढूंढने जाओगे तो आपको वो टेक्सचुअल सोर्सेज के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत बार हिस्टोरियंस को, जैसे हम न्यूमिस्मेटिक के अंदर भी पढ़ रहे थे कि सिक्कों से एक क्रोनोलॉजी डिसाइड करी जा सकती है, दो कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बारे में पता लगाया जा सकता है जिसके बारे में हो सकता है कि टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। तो यहाँ पर विजुअल आर्ट की रेलेवेंस के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि कभी कभार विजुअल आर्ट आपको ऐसे आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस के बारे में बता देते हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे खजुराहो टेम्पल की अगर आप बात करो तो वहाँ पर सेक्सुअल पोजेस को बताया गया है अलग अलग तरीके से, जो लोग जो अगर इंटीमेट हो रहे हैं तो वो किस किस प्रकार की सेक्सुअल डिज़ायर्स को कैसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर्स वाइल हैविंग सेक्स। तो ये चीज़ आपको किसी टेक्स्ट में देखने को हो सकता है कि मिले या ना मिले। जैसे कामा सूत्रा की जो बुक है वहाँ पर तो आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस बुक के अंदर भी सेक्स को कोई गलत चीज़ नहीं बताई गई है। ओके, तो एस इज द केस विद अदर सोर्सेज, अगर आप विजुअल सोर्सेज को एनालाइज करते हो इट रिक्वायर्स स्किलफुल इंटरप्रिटेशन। जिस तरीके से जो टेक्स्ट है वो अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा जाता है, तो अगर आप किसी एक स्कल्पचर या पेंटिंग के पीस के बारे में बात करो उसको भी अलग अलग तरीके से देखने का नज़रिया होता है देखने वाले का। अब ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है ऑन द क्वेश्चंस डेट आर आस्क्ड, यानी कि अगर आप एक किसी मूर्ति को देख रहे हो, यक्षिणी की मूर्ति को आपने देखा, आपने खजुराहो टेम्पल के अंदर ये जो मूर्तियाँ बनी हुई, जो स्कल्पचर्स बनी हुई, आपने इनको देखा, तो काउंटर क्वेश्चंस तो हमेशा उठ सकते हैं। वो काउंटर क्वेश्चन सीरियस भी हो सकते हैं, आर्ट की सराहना करने वाले, निंदा करने वाले, या फिर कुछ लोग जो हैं उसको सिर्फ ऐसा सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह देख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस हैं, हमें अलग अलग लोगों के ओपिनियन को इनवाइट करने के बाद वो फाइनल एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हिस्टोरियंस किस चीज़ को सही मानेंगे। तो ये जो विजुअल सोर्सेज हैं दे रिफ्लेक्ट एस्थेटिक आइडियाज़, ठीक है, और ये भी माना जाता है विजुअल सोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में कि आर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। अगर हमें पुराने ज़माने के अंदर धर्म वगैरह या धर्म से जुड़ी चीज़ों को देखना है, समझना है, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उस टाइम के जो ऑर्डिनरी लोग जो थे उनको क्या क्या बताने का ट्राई करा जाता था, उनको क्या क्या समझाने का ट्राई करा जाता था थ्रू दीज स्कल्पचर्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर हमें एक कनेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड आर्ट, यानी कि यहाँ पर टेक्सचुअल सोर्सेज और विजुअल सोर्सेज के बीच में एक कनेक्शन की बात करी जा रही है। जो रिलीजियस आइकनोग्राफी होती है, ठीक है, यानी कि किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्कल्पचर्स, स्ट्रक्चर्स, रिलीजियस इमेजेस वगैरह बनाई गई, तो जिसने वो बनाई उसने किन चीज़ों का ध्यान रखा। इसको हम ये भी इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से टेक्स्ट में, किसी एक रिलीजियस टेक्स्ट में या कैसे भी नॉर्मल टेक्स्ट में अगर किसी देवी देवता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, किसी सेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मूर्तिकार अगर कोई मूर्ति बनाएगा तो वो उन बातों को इमेजिन करता हुआ बनाएगा जो बातें किसी टेक्सचुअल सोर्सेज के अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन आर्टिस्ट का जो काम है वो सिंपली ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट को कोई पढ़कर आर्टिस्ट को बोलते कि इस प्रकार की मूर्ति बनवा रहा, और जो आर्टिस्ट है, जो मूर्ति बनाने वाला है, उसने किसी भी प्रकार का आर्टवर्क बना रखा है, सिंपली उसने ट्रांसलेट कर दिया टेक्स्ट की चीज़ों को आर्टिस्टिक वर्क में। क्योंकि टेक्सचुअल सोर्सेज का और विजुअल आर्ट का थ्योरेटिकली तो कनेक्शन हो सकता है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आर्टिस्ट का एक अलग ही टैलेंट होता है, उसका देखने का एक अलग ही नज़रिया होता है। जैसे अगर हम प्रोटोशिवा सील की बात करें विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अगर हम उनको महादेव मान रहे हैं, चलो एक्सेप्ट करते हैं कि वो महादेव हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से अगर आप आंखें बंद करते हो और मैं आपको ओम नमः शिवाय का जाप करने को बोलूँ, या शिव जी की रिफ्लेक्शन, या अर्धनारीश्वर की रिफ्लेक्शन, या शिव जी और पार्वती की रिफ्लेक्शन में आपको अपनी आंखों के अंदर लाने को बोलूँ, तो कभी भी आपकी नज़रों के सामने प्रोटो शिवा का वो वाला सील नहीं आएगा।
आपको शिव जी प्रॉपर जैसे ह्यूमन फिगर होता है वैसे ही नज़र आएंगे आंखें बंद करने के बाद, क्योंकि आपने उनको वैसे ही समझा हुआ है। तो आर्टिस्ट के काम को कभी भी एक टेक्स्ट के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। यहाँ पर टेक्स्ट में जो दे रखा है, अगर आप आर्टिस्ट को बोलोगे कन्वर्ट करते, तो वो आर्टिस्ट की क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्ट वर्क को कंसेप्चुलाइज करना, उसको एग्जीक्यूट करना, और उसको कैसे समझा गया है, कैसे एक्सेप्ट करा गया है, कैसे पुराने ज़माने के लोग आर्ट वर्क को देखते थे, ये भी एक रेलिवेंट इशू है। जैसे आर्ट के दीवाने जो हैं दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बता रहा था कि ऐसी 3-3 लकीरों वाली जो पेंटिंग है वो 30-30 करोड़ की बिक जाती हैं। तो वो अगेन घुमा फिरा के बात यहीं आ जाती है कि जो आर्ट के जो दीवाने होते हैं, जो आर्ट लवर्स होते हैं, उन्होंने क्या देखकर क्या समझा, क्या पर्सपेक्टिव था उनका। अब जैसे 30-30 करोड़ की तो चलो बात छोड़ दो, अगर कोई आर्ट का दीवाना है, 5-6 हज़ार रुपये तो फिर भी लोग आर्ट वर्क के ऊपर खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनको आर्ट में कोई एक मीनिंग समझ में आ रहा होता है। चाहे भले ही कोई इंसान एक पोस्टर लेकर आ जाए, एक कोई छोटा सा स्कल्पचर या स्ट्रक्चर लेकर आ जाए, लेकिन लोग फिर भी उस चीज़ को मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये यक्षी है, यक्षिनी भी आप इनको कह सकते हो, भारुट चंदा यक्षी। और मैंने एक प्रॉपर तरीके से यक्षिनी की जो स्कल्पचर है वो आपको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, भारुट यक्षिनी। ओके, अब जो पूरा का पूरा जो आर्ट का जो वर्क होता था एंशियंट इंडिया के अंदर, राइटर आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो डिपेंड इस बात के ऊपर भी करता था कि अलग अलग रिलीजियस स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स को पेट्रोनेज कहाँ से मिलती थी। ठीक है, अब पेट्रोनेज ज़रूरी नहीं है कि जो सपोर्ट है, जो पैसा है, वो हमेशा राजा महाराजा ही देंगे। अगर किसी ने रिलीजियस स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए पैसा दिया है, पीछे से सपोर्ट दिया है, तो ये रिफ्लेक्ट करता था कि उस टाइम पर लोगों का सोशल स्टेटस, सपोर्ट करने वाले लोगों का सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस कैसा था, और वो कौन लोग थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अलग अलग मंदिरों की दीवारों पर, जो कि एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको एक यूनिक चीज़ ये देखने को मिलती है, आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने उन सारी चीज़ों को बनाया, स्कल्पचर्स को, स्ट्रक्चर्स को, उनके नाम तो शायद से आपको ना भी मिले, लेकिन जो सपोर्टर थे, जो पैटर्न्स थे, जैसे जो राजा महाराजा हो गए, मर्चेंट्स का ग्रुप हो गया, गिल्ड्स अगर आप कह लो, या ऑर्डिनरी लोग जिन्होंने फाइनेंस कर रखा है, उनके नाम आपको मंदिरों की दीवारों पर या पैनल्स की कार्विंग्स वगैरह पर नज़र आ जाएंगे। तो कभी कभार आर्ट वर्क जो होता है वो बहुत एक पावरफुल मैसेज देने की कोशिश करता है, जिसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा जा सकता है। आपका पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि क्या बकवास आर्ट है, मैं तो उसको फ्री में भी ना खरीदूँ। और एक पर्सन ये कह सकता है कि अगर ये मास्टर पीस है, आपके लिए हो सकता है वो 3 लकीरें हों या फिर एक नॉनसेंस स्टफ हो, लेकिन अगर किसी पर्सन के लिए वो मास्टर पीस है, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर भी उस आर्ट को खरीदने की कोशिश करेगा या करेगी। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर हम यहाँ पर पेंटर्स की बात ना करके पोएट्स की बात करें, पोएट्स भी एक आर्टिस्ट है, उनके पास भी कला है। आर्टिस्ट कोई भी वो पर्सन होता है जिसके पास एक कला होती है। तो आर्टिस्ट अगर आप पोएट्स की तरह देखते हो, समझते हो, तो समटाइम्स वो क्या करते थे कि अपने पोएम के अंदर डबल मीनिंग, अपनी जो पोएम उन्होंने जो लिखी हुई है उसके अंदर वो डबल मीनिंग की बात करते थे। अब जो आर्ट जिनको रूलर से स्पॉन्सर करते थे, इट शोज़ पॉलिटिकल एलिगरी, कि यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो अपने रूल को जैसे पोर्ट्रे करवाना चाहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उस आर्ट वर्क को। उन्होंने कोई स्कल्पचर, कोई मंदिर, कोई पैनल के ऊपर कार्विंग वगैरह, या फिर अपने ऊपर कुछ लिखवाने को बोला, कोई पिलर वगैरह बनवा कर। तो वो कभी कभार ऐसा हमें प्रतीत होता है, जैसे अगर आप प्रशस्ति की बात करते हो, कि ये बहुत ज़्यादा प्रशंसा प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है यहाँ पर। अब जैसा कि हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कि कुछ ऐसे हार्ड सरफेस के ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी जो कि डिनोट करती थी कि किन किन लोगों ने कैसी कैसी डोनेशंस दी हैं। तो डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस जो होती थी स्कल्पचर्स के ऊपर, वो हमें बताती थी रिलीजियस पैट्रोनेज के बारे में, और किस प्रकार के सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेसेस यहाँ पर चलते थे। आर्टिस्टिक स्टाइल्स जो हमें अलग अलग आर्ट वर्क के अंदर देखने को मिलती हैं, बोथ इन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया एंड ऑल्सो इन मॉडर्न इंडिया, इवन टिल कंटेम्प्रेरी टाइम, हमें उससे ये पता लगता है कि कल्चरल कॉन्टेक्ट एंड कल्चरल कन्फ्लुएंस अलग अलग सोसाइटी का कैसे था। और जैसे जैसे आर्ट वर्क प्रोसीड करता जाता था, थोड़ा सा उसके अंदर कोई चेंजेस आया, तो मल्टीपल चीज़ें एक आर्ट वर्क के अंदर हमें कैसे देखने को मिलती हैं। जैसे मेडिवल इंडिया की अगर आप बात करो, तो जो एंशियंट इंडिया का जो आर्टिस्टिक स्टाइल था वो हमें मेडिवल इंडिया के अंदर मर्ज होता हुआ दिखता है। और मेडिवल इंडिया का जो
या दिल्ली सल्तनत के या मुगल एम्पायर के टाइम का जो आर्ट वर्क है वो आगे की रिफ्लेक्शन में हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में सुना होगा, आपने मुगल्स की राजपूताना पेंटिंग्स के बारे में सुना होगा। तो वो जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये ट्रेडिशन जो है आर्ट वर्क का एक ज़माने के अंदर जब वो डेवलप होता है तो वो कैसे खिंचता चला जाता है, जिसकी रिफ्लेक्शन हमें एक नए ज़माने के अंदर देखने को मिलती है। तो कुछ जो पोर्टेबल रिलीजियस आइकन्स थे, पोर्टेबल मतलब जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सको, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाते थे और रिलीजियस आइडियाज़ एक रीजन से दूसरे रीजन में भी फैल जाते थे। जहाँ पर लोग ट्रैवल करके गए हैं वहाँ पर वो सेटल डाउन हो गए हैं और वो अपने साथ एक नया कल्चरल एलिमेंट जो है वो एक नई जगह पर लेकर गए हैं। जैसे कि हमें मेडिवल इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जो ट्रैवलर्स हैं जब वो वापस जाते थे अपने देश तो उनके पास बताने के लिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी कहानियाँ होती थी। ठीक है, तो चाहे आप छोटे आर्टिफैक्ट की बात करो, किसी एक स्कल्पचर की बात करो या बहुत बड़े मॉन्यूमेंट की बात करो, फिर चाहे वो एंशियंट इंडिया के हों, मेडिवल इंडिया के हों, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं और वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी को बयां करते हैं। चैप्टर की कंक्लूजन में बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि जो लाइफ स्टोरीज होती हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की या इवेंट्स के साथ जुड़ी हुई, वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेसेस का पार्ट होती हैं। प्राइमरी सोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर जाना था, तो उसके अंदर टेक्स्ट की बात होती है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स की बात होती है, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, विजुअल सोर्सेज, जिसको हमें अच्छे से बारीकी तरीके से कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए, यानी कि उनका सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट समझना चाहिए और एनालिसिस करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं और पोटेंशियल क्या है। यानी कि जो हिस्टोरियन स्टोरी मेकिंग का काम करते हैं तो वो सोच समझ के करना चाहिए और हमें अगर किसी चीज़ के कोई सबूत मिले उन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए स्टोरी मेकिंग करनी चाहिए। अब हमारे पास हो सकता है कि किसी एक टाइम पीरियड से जुड़े हुए सेवरल सोर्सेज अवेलेबल हों, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए एविडेंसेस हैं वो भी कोरिलेट करके हमें पढ़ने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सचुअल सोर्सेज के साथ विजुअल सोर्सेज का संगम बनाना, या कॉइन्स के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसी वक्त से एक ज़माने से रिलेटेड जो कॉइन्स आपको मिले हैं, अगर उसी पर्टिकुलर वक्त और ज़माने के अंदर आपको कुछ टेक्सचुअल सोर्सेज में इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, तो आपको वो कोरिलेट करना चाहिए। तो ये जो कोरिलेशन का जो सिलसिला है ऑफ एविडेंस फ्रॉम टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी जो एनालिसिस है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दे सको। एंड इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, ये जिस भी टाइम पीरियड को आप स्टडी कर रहे हो। तो उसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि आगे के चैप्टरों में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि अलग अलग तरीके के जो टेक्स्ट और आर्कियोलॉजिकल डेटा है इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान भी नहीं होता है, चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर। कभी कभार जो शब्द लिखे होते हैं, जो मटेरियल आर्टिफैक्ट होते हैं, जो विजुअल इमेजेस होती हैं, उससे हमें पूरा एंटायर ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं पता लग सकता। ये कभी कभार कुछ कुछ जो सोर्सेज होते हैं, न्यूमिस्मेटिक आर्ट होते हैं, ये सिर्फ पार्शियल और बिखरी हुई, रिफ्रैक्टेड मतलब बिखरी हुई इमेजेस ही दे सकते हैं आपको पास्ट की। तो जो एवरीडे लाइफ की जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते थे, ठीक है, चाहे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बोल बोल कर कोई कहानियाँ प्रचलित हुई हों या पर्सनल किसी इंसान के साथ कोई जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, जो इमोशनल एलिमेंट है, ये हमें हिस्ट्री नहीं समझा सकती। हिस्ट्री जो एज अ डिसिप्लिन जो है, हमें यहाँ पर जो सोर्सेज देखने को मिलते हैं हमें उनका केयरफुल एग्जामिनेशन करना चाहिए, रीज़न के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत डेप्थ तरीके से रिगरस एनालिसिस करनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होकर बेसिकली अपने ओपिनियन को पोर्ट्रे करना चाहिए बीइंग अ हिस्टोरियन। नए नए क्वेश्चंस भी हमें पूछने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हिस्ट्री में कोई चीज़ हमें पता लग गई तो हम उसको सही मानकर बैठ जाएं कि आई एम अ पीएचडी होल्डर, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो ये चीज़ ऐसी है, ये तो पत्थर की लकीर है। तो सभी हिस्ट्रीज जो हैं दे आर पार्शियल एंड प्रोविजनल एंड टाइम टू टाइम उनकी रिवीजन होनी चाहिए। जैसे आप पूनम दलाल दहिया के अंदर पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट टू आईवीसी के 2015 से पहले जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसको सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता था अमंग्स द थ्री सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया। लेकिन आईआईटी खड़गपुर की स्टडी हमें ये बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही सबसे पुराना सिविलाइजेशन था अमंग्स दीज थ्री, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन एंड आईवीसी। तो हमें टाइम टू टाइम ना हिस्ट्रीज को रिवाइज करना होता है। जो एक पर्टिकुलर टाइम की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हमें कुछ नया एविडेंस मिल गया तो हमें स्टबर्न नहीं रहना, हमें ढीठ बनकर नहीं रहना कि नहीं नहीं मैं तो इसी को सही मानूंगा, ठीक है। दे हैव टू बी सपोर्टेड बाय एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज और वहाँ पर हमें केयरफुल उनकी एग्जामिनेशन करनी चाहिए, स्क्रूटनी करनी चाहिए रिगरस एनालिसिस के साथ।
मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर रिमोट एंसेस्टर्स, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भले ही वो चीज़ें हमारे सामने क्यों ना हो। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हो हड़प्पन राइटिंग्स की, तो अभी तक तो हिस्टोरियंस इसको, आर्कियोलॉजिस्ट इसको नहीं पता लगा सकते हैं कि ये जो हड़प्पन सील्स के ऊपर जो राइटिंग्स अवेलेबल हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। जैसे मेसोपोटामिया के अंदर आपको जो हीरोग्लिफिक जो देखने को मिलती है स्क्रिप्ट्स वगैरह के, जहाँ पर वो जो लेटर है और जो नंबर है उसको सिंबल्स की फॉर्म में डिनोट करा करते थे, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो भी स्क्रिप्ट थी उसकी तो एनालिसिस करी जा चुकी है वहाँ के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, लेकिन अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर हिस्टोरियंस इस चीज़ में, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इसकी राइटिंग की इंटरप्रिटेशन के अंदर अभी तक असमर्थ रहे हैं। तो हिस्टोरियन के लिए एक चैलेंज ये भी आता है कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करा जाए टू अनकवर एज मच एज पॉसिबल अबाउट दोज लाइफ्स एंड एक्सपीरियंसेस जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल सी बात गिवन थी विजुअल सोर्सेज एंड कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर। तो दोस्तों चैप्टर हमारा अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। ये एक स्कल्पचर है, 12th सेंचुरी का सैंडस्टोन स्कल्पचर, एक डांसर का, परहैप्स शी माइट बी एन अप्सरा फ्रॉम मध्य प्रदेश। ओके, बस इस चैप्टर के अंदर यही सब चीज़ें हैं। अगले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 और नाम है इसका हंटर गैदरर्स ऑफ द पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक एज। ठीक है, यहाँ से आपकी रियल हिस्ट्री स्टार्ट होती है जिसके बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हो फ्रॉम आवर फाउंडेशन कोर्स क्लासेस। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।